नमस्कार। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिटरली एक हाई यील्ड टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं फलोदी एक्सीडेंट रूलिंग और रोड सेफ्टी की, जो अब आर्टिकल 21 के दायरे में आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। इस रिव्यू का स्ट्रक्चर हमने काफी लॉजिकल रखा है। पहले हम हाईवे फैटेलिटी क्राइसिस का एक्चुअल डेटा देखेंगे, फिर समझेंगे आर्टिकल 21 का ये नया पैराडाइम शिफ्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हाईवे टास्क फोर्सेस और नए मैंडेटेड इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी यूपीएससी एग्जाम के लिए क्रूशल टेकअवेज। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा और बैकग्राउंड की। द हाईवे फैटेलिटी क्राइसिस, आखिर लीगल फ्रेमवर्क में इतने बड़े शिफ्ट की जरूरत पड़ी क्यों? आइए उस शॉकिंग कैटलिस्ट को समझते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नवंबर 2025 की शुरुआत की ही बात ले लीजिए। राजस्थान और तेलंगाना में दो अलग अलग पर बेहद दर्दनाक हादसे हुए हैं। करीब 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और पता है इनका कोर रीजन क्या था? कोई बड़ी नेचुरल आफत नहीं, बल्कि इल्लीगल ढाबे, बेकार पार्किंग और सड़क के जानलेवा गड्ढे। एक इंसिडेंट में एक बस ऐसे ट्रेलर से टकराती है जो इल्लीगल ढाबे के पास खड़ा था, और दूसरी जगह एक पॉथहोल यानी गड्ढा बचाने के चक्कर में एक लॉरी सामने से आती बस से भिड़ जाती है। ये सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं थे, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स थे। अब इस डेटा पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स आपको सच में हैरान कर देंगे। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि हमारे नेशनल हाईवेज देश के टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% है, सिर्फ 2। लेकिन जब बात टोटल ट्रैफिक फैटेलिटीज की आती है तो इनका शेयर पूरे 30% है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट फिगर अपने आप में क्लियर एविडेंस है कि सिस्टम में कितना बड़ा गैप है। ये गंभीर रियलिटी हमें सीधे जनरल स्टडीज पेपर 2 के एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे की तरफ ले आती है, और वो है आर्टिकल 21 का पैराडाइम शिफ्ट। अगर हम आर्टिकल 21 का पूरा एवोल्यूशन देखें तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। 1950 में एक गोपालन केस की बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन थी। उसके बाद 1978 के मनेका गांधी केस में राइट्स का बड़ा एक्सपेंशन हुआ और ड्यू प्रोसेस को जगह मिली। और अब इस टाइमलाइन में एक नया मॉन्यूमेंटल चैप्टर ऐड हो गया है, ये 2026 का इन री फेलोडी एक्सीडेंट मैंडेट। यहां सबसे क्रूशल कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है नेगेटिव राइट से पॉजिटिव मैंडेट की तरफ ये शिफ्ट। देखिए, पहले आर्टिकल 21 को मुख्यतः एक नेगेटिव राइट माना जाता था, यानी स्टेट आपसे अनलॉफुली आपकी जान नहीं छीन सकता। लेकिन अब ये एक पॉजिटिव मैंडेट बन गया है। इसका सीधा मतलब है कि स्टेट की अब ये एक्टिव ड्यूटी है कि वो हैजर्ड्स को रोके और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे। हाईवे पर सेफली ट्रैवल करना अब लीगली आपका फंडामेंटल राइट है। इस शिफ्ट का एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट टॉर्शियस लायबिलिटी पर पड़ता है। अब तक जुडिशियल फोकस ज्यादातर मिसफीजेंस पर होता था, मतलब आपने कोई अथॉरिटी वाला काम गलत ढंग से किया, जैसे घटिया मटेरियल से रोड बनाना। लेकिन अब आगे से अथॉरिटीज को नॉन फीजेंस के लिए स्ट्रिक्टली अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। नॉन फीजेंस मतलब अपना रिक्वायर्ड ड्यूटी निभाने में कंप्लीटली फेल होना, जैसे एक जानलेवा गड्ढे को इग्नोर करना या सड़क से इलीगल इंक्रोचमेंट्स ना हटाना। तो ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब हम थोड़ा जनरल स्टडीज पेपर 3 की टेरिटरी में आते हैं, जहां हम डिस्ट्रिक्ट हाईवे टास्क फोर्सेस और इनकी हार्ड गवर्नेंस को डिटेल में समझेंगे। कोर्ट ने एकदम साफ आदेश दिया है कि हर उस जिले में जहां से नेशनल हाईवे गुजरता है वहां सिर्फ 15 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्सेस बनाए जाएंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोकल पुलिस, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी, इन सबको शामिल करके एक जॉइंट अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। इन्हें हर 15 दिन में, जी हां, फोर्टनाइटली मीटिंग करनी ही होगी और पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। और एनक्रोचमेंट्स हटाने के लिए ऑर्डर कितना स्ट्रिक्ट है ये आप इन स्टेप से देख सकते हैं। पहला स्टेप, राइट ऑफ वे में आने वाले नए रोड साइड ढाबों पर तुरंत बैन। दूसरा स्टेप, जितने भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स पहले से बने हुए हैं उन्हें 60 दिन के अंदर हर हाल में डिमोलिश करना है। और तीसरा, सभी एग्जिस्टिंग एनओसीज का सिर्फ 30 दिन में पूरा रिव्यू करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को सेट करने के बाद कोर्ट सीधा चौथे मुद्दे पर आई, मैंडेटेड इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवेज पर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, इसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स अब फिक्स कर दिए गए हैं। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स एग्जाम के लिए हाईली टेस्टेबल हैं। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 4 और 6 लेन वाले सभी हाईवेज पर एटीएम्स यानी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स पूरी तरह ऑपरेशनल होने चाहिए।
इसके अलावा एग्जैक्टली हर 75 किलोमीटर पर बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज, रिकवरी क्रेन्स और ट्रक ले-बाइज की अवेलेबिलिटी अब मैंडेटरी है। और जो एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहां हाई इंटेंसिटी एलईडी लाइटिंग और कैमरास लगाना कंपलसरी है। गवर्नेंस तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक पब्लिक उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व ना हो। इसीलिए रूलिंग में सिटीजन ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स पर खास जोर दिया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप और 1033 टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया गया है। अब लोग डायरेक्ट जियो टैग्ड कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट्स होने से पहले ही इन खतरों को हटाया जा सके। चलिए अब इन सारी इंफॉर्मेशन टू एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रॉपरली सिंथेसाइज करते हैं ताकि आपके यूपीएससी एग्जाम की टेकअवेज बिल्कुल सॉलिड हो जाएं। प्री और मेंस दोनों के लिए आपको इन 3 टर्म्स का सिग्निफिकेंस याद रखना है। पहला, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, जिसका कोर टारगेट ट्रैफिक डेथ्स को 50% तक कम करना है। दूसरा, के.एस. राधाकृष्णन कमेटी, जो रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिकली एडवाइस करती है। और तीसरा, IRAD, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड किया गया एक डेटाबेस है जो हाईवे ब्लैक स्पॉट्स को स्मार्टली आइडेंटिफाई करता है। अब रिटेंशन चेक करने का टाइम आ गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर बेस्ड एक मॉक यूपीएससी क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, रोड सेफ्टी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा, IRAD एक वर्ल्ड बैंक फंडेड डेटाबेस है। और तीसरा, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन का एम 2030 तक फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स को पूरी तरह एलिमिनेट करना है। सोचिए और बताइए इनमें से कौन से सही हैं। अगर आपका लॉजिक स्टेटमेंट्स 1 और 2 ओनली कहता है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तीसरा स्टेटमेंट इंटेंशनली ट्रिकी था। याद रखिए, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन फॉसिल फ्यूल्स हटाने पर नहीं बल्कि ट्रैफिक मौतों को आधा करने पर फोकस करता है। और जैसा कि हमने कोर एनालिसिस में देखा, कम्यूटर सेफ्टी अब ऑफिशियली आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट बन चुकी है। इस पूरे एनालिसिस को सुप्रीम कोर्ट के इस बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करते हैं। The right to life is not merely a guarantee against the unlawful taking of life, but a positive mandate upon the state. इंसानी जान की रक्षा करना अब सिर्फ एक रूल नहीं, स्टेट की एक्टिव ड्यूटी है। तो इस पर जरूर सोचिए, क्या ये लैंडमार्क फैसला सच में हमारी गवर्नेंस को एक एक्सपेंशन ओनली माइंडसेट से निकालकर कंप्लीटली सेफ्टी सेंट्रिक मॉडल पर ला पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके आंसर्स को और भी शार्प बना सकता है। कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।